बच्चों, तो आज आप पढ़ेंगे एफ एंड डेवलप, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपको समझाया जाएगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे करके मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, साइज का कंपेयर करना, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना। ये सारी चीज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत आसान सी ट्रिक समझाई गई हैं, जो आपको 1 से 2 मिनट में याद हो जाएगी। जैसे करके अपन शुरू करते हैं एफ लॉक। एफ लॉक क्या होता है? जैसे करके एफ लॉक एलिमेंट है, वो कहाँ है? वो आपको नीचे प्रोडक्ट टेबल में यहाँ दिए गए हैं, जैसे करके यहाँ। ये आपकी एक्टिनोइड रेडी है, ये आपकी लिंथेनोइड रेडी है, ये आपकी एक्टिनोइड रेडी है। तो यहाँ एफ सेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। एफ सेल में क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। जो लेंथिनोइड श्रेणी है, वो कौन से पीरियड में आती है? वो सिक्स्थ पीरियड में आती है। ये कौन सा आपका पीरियड हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ। और ये एक्टिनोइड्स क्या हो जाएगा? आपका सेवंथ पीरियड में हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन लेंथिनोइड में तो 4f में फिल किए जाते हैं। किसमें? 4f में 0 से 14 तक फिल किए जाते हैं। यहाँ आपके किस में फिल किए जाते हैं? 5f में 0 से 14 तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-2f1 से 14 तक, n-d 0 से 1, यहाँ 0 से 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये ns2 होता है। ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। कई बार सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एफ इलेक्ट्रॉन जो आपको ये दे रखा है एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन को इसको दे रखा होता है, क्योंकि यहाँ 0 दे रखा होता है, थोड़ी बहुत यहाँ चेंजिंग करके पूछ लेता है, या 1 को आगे लिख देता है, 2 को पीछे लिख देता है। तो आपको एग्जैक्ट ये ध्यान रखना है कि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। जैसे करके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं? जैसे करके आपको इसके इफेक्ट ध्यान रखने हैं, जैसे जेड इफेक्टिव हुआ, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सब सेल के बीच की एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, जबकि सेल का एनर्जी गैप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये सारी चीज आपकी समझ आ गई होगी। ये थ्योरी का पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में लाइन वाइज दिया हुआ है। कभी कभी आपसे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपके लिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत वीक होती है, इसी कारण से लेंथेनोड्स एक्टिनोड्स में कई स्पेशल प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप वन शॉट देख रहे हैं, तो आपको बहुत कम समय में एफ एंड डी ब्लॉक को खत्म करना है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको क्या है? लेंथिनोड रेडी है, वो किससे 57 से शुरू होती है, वो आपके 71 तक चलती है। अब इसको आप क्रम से ध्यान रखेंगे। वो कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे करके यहाँ से यहाँ दे रखा है, इसको आप पहले क्रम से आना चाहिए 57 से 71 तक। इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसकी ये आपको ट्रिक दे रखी है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ये देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं विगत तब दिल हुआ, तुम यूं भी लाजवाब हो। इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? आपका लेंथिनम तो ये दे रखा है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम यूं ही लाजवाब हो। इसको इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में याद करने के लिए आपके लिए बचेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, या तो सीधा आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, या फिर आपसे वो मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है। तो ये सारी चीज़ याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे करके ये आपका एफ ऑर्बिटल है, ये आपका डी ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ आप बहुत आसानी से याद करना है, और एक बार अभी लिख के देखना है कि जो 6s ऑर्बिटल है, वहां सब में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसको तो आपको नहीं छेड़ना है, सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको क्या रखना है, जैसे करके यहाँ डी में 1 आएगा, यहाँ डी में 1 आएगा,
F0, D1, F1 और D1 यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ 1 आ गया है तो ये 2 वाली जगह पे 1 आया है, तो यहाँ 2 ना आके सीधा 3 आ जाएगा, F3। इसके बाद सीधा सीक्वेंस चलेगा, 3 के बाद में 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, फिर 7 के बाद 8 नहीं आएगा, फिर 7 के बाद 7 आएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इस डी में चला जाता है। ये मैंने आपको इस कलर से दिखा रखा है, ग्रीन वाले से। ऐसे ही करके 7 के बाद अपन का 9 आ जाएगा, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, फिर 14 के बाद 15 नहीं आएगा, फिर 14 ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये 3 जगह इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है, और इनमें सब में फिर 0 आएगा। ये 3 जगह ध्यान रखना है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा। बाकी ये सीक्वेंस से है तो ये भी आपको याद हो जाएगा, 2 से 3 बार आप लिखने की कोशिश करेंगे, ये वाली ट्रिक से याद कर लेंगे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम यूं ही लाजवाब हो। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको आती है तो फिर ये अगला क्वेश्चन बनता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, वहां ज्यादा स्थायी होते हैं, +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं। पर कई एलिमेंट ऐसे हैं वो +4 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं। तो ये मैं सारी चीज आपकी क्लियर कर देता हूँ। सीने पर नदियां, ये आपके 3 एलिमेंट हैं नायोबियम तक, ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। एसएन और ईयू आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। टीबी और डीवाई ये आपकी +4 ऑक्सीडेशन देते हैं, और ये 2 आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? पहले 3 +4, फिर ये बीच वाले 2 +2, फिर 4, ये 2 +4 देंगे, ये +2 देंगे, ये वाले तत्व। ये आपको बहुत आसानी से ध्यान रखने, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से आपको ये भी पहचान आ जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, आपको यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, फिर f ऑर्बिटल में जितने बचे इलेक्ट्रॉन है वो आपको फिल कर देने हैं। फिर वहां आपको ये देखना है कि ये डायामैग्नेटिक बन रहा है पैरामैग्नेटिक। यहाँ से आपको नीट में सीधे सीधे एग्जाम पूछे हुए हैं। बच्चों से क्या होता है, बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे ध्यान रखूंगा। आपको कुछ नहीं है, आपको ये लास्ट वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना होता है, बाकी चीज तो उससे आगे कंप्लीट हो जाती है जीनोम से। जीनोम आपका कितना होता है? 54। यहाँ से इसके बाद में जो आ रहा है ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। एक बार अभी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोक के दोबारा से देख सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, +4 ऑक्सीडेशन में क्या क्या स्टेबल होता है। ये आपके 5 कंपाउंड, 3 मैंने पहले दिखा रखे थे, 2 फिर बाद में लिखाए थे। तो ये क्या है, +4 में स्टेबल होते हैं, और +2 में ये 4 एलिमेंट होते हैं, ये आपके +2 में स्टेबल होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का ध्यान रखना होता है। जैसे करके ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ये आपके क्या करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे करके ये ऑक्सीडेशन दे रखा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये ऑक्सीडाइजिंग। अब वो ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब होता है, जिसमें दूसरे का रिडक्शन हो और खुद का ऑक्सीडेशन हो, तो वो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके अपोजिट आपका रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, वो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसके बेसिस पे ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई। ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एज इट इज एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, ये आपको ध्यान रखने। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज द मोस्ट स्टेबल स्टेट लैंथेनॉइड्स। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ऑलवेज स्टेबल होती है लैंथेनॉइड्स के लिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। इधर देखो, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आपको F0, F7 और F40 इनका ध्यान रखना है। ये जैसे करके ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, और ये एक वेकेंट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं।
ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ये चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। और ये कलरलेस भी होते हैं। क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। बाकी एफ एंड डी ब्लॉक कलर शो करते हैं, ठीक है ना? वो प्रॉपर्टी आपकी आगे आ जाएगी। ये आपकी चीज समझ आ गई होंगी। मैग्नेटिक मूवमेंट एफ ब्लॉक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर जे जी जे प्लस 1 ये होता है अंडर रूट। ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ जी की वैल्यू दे रखी होती है, जैसे करके 3/2 ऐसे करके आगे दे रखा होता है। यहाँ दे रखा होता है S+1 माइनस L+1, ये यहाँ दे रखा होता है। फिर 2J+1, ये आपकी जी की वैल्यू दे रखी होती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला पूछा जा सकता है। 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट हैव ए ऑलमोस्ट सिमिलर। जो आपकी 4D और 5D सीरीज होती हैं, जैसे करके जेड जो दे रखा है आपको, जेड और एच एफ, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं। ये नीट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है एज इट इज। इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। आपको 2 पेयर बना के दे देता है, जैसे जेड है, जेड आर एच एफ, ऐसे करके दूसरा पेयर बना देगा। बस आपको ये पहचान आना चाहिए कि 4D 5D के एलिमेंट एक पास है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। बोथ द सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किसकी वजह से होती है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, जैसे करके अपन लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। वो साइज के प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी, बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी। तो ये आपको कंपेयर करके ध्यान रखना है कि जो लेंथिनोइड्स रेडी है, अब वहां लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। बेसिसिटी डिक्रीज होती है तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। यही पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है। ये आपका लेंथेनम है, ये ल्यूटिडियम है, ये इट्रियम है। अपन इधर से इधर जा रहे हैं, अपन किधर से किधर मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपका जो साइज है वो क्या करेगा? कम होगा। इसी के प्रोपोर्शनल आपकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है। और इसी के प्रोपोर्शनल क्या होती है? आपकी सॉल्युबिलिटी होती है। साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और आपकी बेसिसिटी भी डिक्रीज कर रही है। इंपोर्टेंट, ये साइज से ये क्या कर रहा है? बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है। ये आपको मैंने कंपेयर करके यहाँ लिखा रखा है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है स्टेटमेंट के लिए। ये एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। आपको ये क्या ध्यान रखना है? ये वाला पॉइंट, लेफ्ट से राइट जाने पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है और जेड फैक्टर की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। जैसे करके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, ठीक है ना? और आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको F0, F7 और F14, ये आपके कलरलेस कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके लिए कलरलेस कंपाउंड होते हैं। ये आपके लिए कलरलेस कंपाउंड होंगे। इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से आप पहचान सकते हैं। आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है F0 कैसा कंपाउंड है, कलरलेस या गुलाबी, पिंक, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपके लिए आपको क्या टिक करना है? कलरलेस। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक्टिनोइड्स पढ़ेंगे। एक्टिनोइड्स में 5s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। थोरियम और यूरेनियम आपके नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में स्टेबल होते हैं, बट नोबेलियम +2 ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। और जो आपका यूरेनियम है वहां मोस्ट स्टेबल तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट कॉमन +4 होती है। कॉमन ऑक्सीडेशन कितनी होती है? +4। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दे रखा है एक्टिनोइड्स रेडी। एक्टिनोइड्स रेडी के लिए आपको क्या करना है? एक्टिनोइड्स रेडी यहाँ से 89 से शुरू होती है 103 तक। अब ये आपको कैसे ध्यान रखनी है? इसको ध्यान रखने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। वो मैं ट्रिक आपको पहले बता देता हूँ। जैसे करके आपको ये दे रखा है, इधर देखो सारे बच्चे,
थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लाए। अगर आपको पहले से कोई ट्रिक आती है तो आप उसको फॉलो करें, अगर नहीं आती है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे करके दोबारा से सबसे पहले आपका एक्टिव नोट्स आएगा, फिर थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लाए। अगर आप इसको 2 से 3 बार याद करते हो तो आसानी से याद हो जाएंगे। इधर देखो ये कैसे ध्यान रखनी है, ये आपका एक्टिव नोट्स हो जाएगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लाए। फिर देखो एक्टिंग और थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फर्मी मेड नोबल लाए। अब इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है और ऑक्सीडेशन स्टेट का आना जरूरी है। आपसे एफ ब्लॉक में इतना ही पूछा जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो मैंने आपको अभी सिखा दिया। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ध्यान रखना है, ये आपका रेड ऑन दे रखा है, ये 86 ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 4F हो गया, ये आपकी 60 होगी, ये आपका 7S हो गया। आपको पहले भी मैंने बताया था, ये 7S तो आपका सब में कॉमन रहेगा। ये तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आने ही आने हैं। फिर इसके बाद में आपको थोड़ा-सा यहाँ भी वेरिएशन होता है, वो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ 0 1 होगा, 0 2 होगा, फिर 2 1 होगा, 3 1 होगा, 4 1 होगा। आपको कैसे ध्यान रखना है, 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा, फिर 2 1 होगा, फिर 3 1 होगा, फिर 4 1 होगा, फिर इसके बाद में 5 नहीं आएगा, फिर 6 0 आएगा। फिर उसके बाद में वो ऑर्डर अपन वहाँ फॉलो कर रहे थे, जैसे करके जो सीक्वेंस अपन लेंथ और इस पर फॉलो कर रहे थे वो वहीं से शुरू हो जाएगा, फिर 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 7 ही आएगा, 9 10 11 12 13 14 14 वही आएगा। यहाँ आपका फिर 1 आ जाएगा, यहाँ आपका फिर 1 आ जाएगा, वही सारी चीज फॉलो करनी है। बस ध्यान ये रखना है 0 1 0 2 2 1 3 1 4 1 6 0, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये बेस्ट ट्रिक है, ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। आपको ये इतना ध्यान रखना है, आप किसी को भी निकाल सकते हो। फिर दोबारा से एक्टिंगर्स के लिए थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लेके आए। ये आप अब कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे, पक्का। अब आगे एक मेरी ध्यान से सुनो, ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो ध्यान से देखो। यहाँ +3 स्टेबल होती है, यहाँ +4 हो सकती है, +3 तो सब में स्टेबल होती ही होती है, बट यहाँ ये दे रखा है, यहाँ +5 भी स्टेबल हो सकती है, यहाँ +6 आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये स्टेबल होती है। उसके बाद में यहाँ +5 स्टेबल हो सकती है, फिर +5 हो सकती है, फिर सब में +3 दे रखी है। नोबेलियम में आपको +2 स्टेबल देखने को मिलता है। आपको अलग से ये पूछा जा सकता है, नोबेलियम कितनी ऑक्सीडेशन में स्टेबल होता है, तो आपको क्या टिक करना है, +2। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पे। सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल होती है, इधर एस ब्लॉक होता है, इधर आपका पी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, इसके नीचे एफ ब्लॉक। ठीक है ना बच्चों। एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं अपन, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और नीचे अपन का एफ ब्लॉक था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। जो डी ब्लॉक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ डी ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, एफ ब्लॉक में एफ एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे थे, यहाँ डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इस वजह से बोलते हैं, D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अगर कहीं आपको D0 और D10 मिलेगा, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं।
आपको क्या ध्यान रखना है ट्रांज़िशन एलिमेंट के लिए, आपको पहले ये दे रखा है, ये आपकी 3D श्रेणी होती है, ये आपकी 4D श्रेणी होती है, ये आपकी 5D श्रेणी होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये आपकी कौन-सी श्रेणी हो गई बच्चों? 3D श्रेणी हो गई। 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3D वहाँ से 3D 1 से 3D 10 तक होता है और आपका जो 4s ऑर्बिटल होता है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और s में कभी-कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी फिल किया जाता है। वो आपके एक्सेप्शन वाली चीज़ आ जाती है, जैसे करके आपको ये दे रखी है, ये क्रोमियम वाले केस में और कॉपर वाले केस में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे, जो D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। D0 D10 नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। आज से ये पूछा जा सकता है क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बताना है। फिर उसके बाद में जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये आपके क्या हो गए? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपके क्या हो गए? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। अब आपको बच्चों ये 3D थ्री 4D थ्री आपको कैसे याद करनी है, इसके लिए मैं आपको बेस्ट निमोनिक बता रहा हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सब आपको कैसे याद करवाते हैं, ऐसे करके याद करवाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम। मैं आपको इस और अच्छे बेस्ट तरीके से याद करवा सकता हूँ, वो बहुत आसान है। कैसे करके आप इसको अलग याद रखोगे, इसको अलग याद रखोगे, ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ। ये आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। बहुत ईज़ी है, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। इसको कैसे ध्यान रखना है? स्काइला, टिज़ार्फ, फेनोविटा, कर्मोवाला, मंतकरे, फेरस, कौन रहेगा ईरान, नहीं पड़ेगा तो पिटेगा। और इधर देखो, कुंज बिहारी आगरा से सोना लेकर आए, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये आपको बहुत आसानी से 3D 4D 5D 3D आज याद हो जाएगी। फिर दोबारा से सुनो, स्काइला, इजार्फ, बेनोविटा, कर्मोवाला, मंतक रे, फेरस, कौन रहेगा ईरान, नहीं पड़ेगा तो पिटेगा। कुंज बिहारी आगरा से सोना लेके आए। लास्ट में जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पता चल गया क्या होते हैं, फिर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पता चल गया क्या होते हैं, फिर आपको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट पता चल गया क्या होते हैं, फिर आपको इनको याद करवा दिया मैंने। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। हाँ, वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज दी रखी हैं, तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 D1 to 10 होता है और यहाँ 0 से 2 होता है। आपका क्या होता है? N-1 D1 to 10 और NS0 to 2। ठीक है ना दोस्तों? ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर NS2 दे रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अगर NS1 दे रखा है तो ये आपकी कौन-सी कंडीशन बन जाएगी? एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन वाली कंडीशन बन जाएगी, जो आपकी 3D श्रेणी में 2 जगह बनती है। एक तो क्रोमियम में बनती है, एक कॉपर में बनती है। ये एक्सेप्शन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ 90% बच्चे गलती करते हैं। आपको एक्सेप्शन ही ध्यान रखना है और एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। ठीक है ना? ये आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ये कैसे बताया है, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। एक्सेप्शन में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, ये तो आपके किसके हो गए? 3D थ्री के हो गए, क्रोमियम और आपका कॉपर। इसके बाद में 4D और 5D सीरीज के कितने कंपाउंड दे एलिमेंट दे रखे हैं आपको। एक आपका क्रोमियम दे रखा है, कॉपर दे रखा है, नायोबियम दे रखा है, मोलिब्डेनम दे रखा है, RuRH। ये आपको इतने एलिमेंट ध्यान रखें, ये इनका क्या होता है? 4s1। इसकी जगह पे आपका 5s1 भी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? एक्सेप्शन वाले केस हो गए। स्पेशल केस आपको क्या ध्यान रखना है? वहां 5s भी 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? जो आपका 5s है वो भी 0 हो जाता है। वो आपको पैलेडियम वाला केस ध्यान रखना है। 4d10 5s0, ये आपको अलग से ध्यान रखना है। एक्सेप्शन वाली चीज ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन साइज की बात करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ये तो आपने कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। अब इसके आधार पर अपन इनका साइज हुआ, मेल्टिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कलर, ये सारी प्रॉपर्टी एक-एक करके अपन समझ रहे हैं। अब इनका साइज़ देखते हैं अपन। जनरल एटॉमिक साइज़ क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। अपन लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो जनरल इनका साइज़ क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। अपन लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो क्या करेगा? इनका साइज़ डिक्रीज़ करता है। साइज़ क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। तो स्कैंडियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा, टाइटेनियम, फिर उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, फिर इसके बाद में इसका यहाँ वेरिएशन आता है, फिर इन तीनों का बराबर होता है, फिर यहाँ वेरिएशन आता है। ऐसे करके प्रॉपर आपको 3D सीरीज का ऑर्डर पूछा जा सकता है। कभी आपको इन तीनों का पूछ लेता है, कभी इनका पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी पूरा भी पूछ लेता है, तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। इसके बाद हम अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आते हैं। अब लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे गलत कर देते हैं। बस उस गलती से आपको बचना है, वो गलती मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यू कहाँ से देखते हैं, ये सारी चीज मैं भी आपकी क्लियर कर देता हूँ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अगर वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है ना दोस्तों? आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर आपको ये दे रखा होता है एन एन प्लस टू और रूट दे रखा होता है। ये आपका क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको दे रखा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे करके आपको D3 दे रखा है। D3 के लिए अपन क्या करेंगे? D3 के लिए अपन डी ऑर्बिटल बनाएंगे। ये अपन ने डी ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड? 3। तो n की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। फिर इस फॉर्मूले में अपन पुट करेंगे तो 3 प्लस n, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 15। ये हो जाएगा आपका 3 और 5, फिर आपका आ जाएगा 15। अब इसकी वैल्यू √15 की वैल्यू निकालेंगे तो 3.72 ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगी। तो 3 पॉइंट के बाद में जो वैल्यू आएगी वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी और जो वैल्यू 4 पॉइंट आएगी, 4 पॉइंट के बाद में आएगी तो वो कितनी आएगी? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। 5 पॉइंट कुछ आएगी तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। 1 पॉइंट कुछ आएगी, समथिंग आएगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेल्टिंग पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या कैसे फर्क पड़ता है। जैसे करके मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक इंटरेक्शन होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। जैसे करके स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक बढ़ेंगे तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, फिर मैग्नीशियम से जिंक तक जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ये आपकी चीज समझ में आ गई होगी कि मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब आपको जो थर्ड ग्रुप और 12th ग्रुप दे रखा है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 3D का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 4D का होगा, उसके बाद 5D का होगा। ग्रुप 11th वाला है, वहां भी यही ऑर्डर फॉलो होगा। वहां यहाँ जो 4D दे रखा है उसका पीछे चला जाएगा, 5D आगे आ जाएगा, तो 3D पहले आएगा, 5D आएगा, फिर 4D आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एज इट इज आपको ऑर्डर पूछा जाता है। फिर अपन 4th से 10th तक ग्रुप के बीच में चलते हैं तो फिर वहाँ 4D का सबसे ज्यादा, 5D का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में 4D, फिर इसके बाद में 3D। तो आप इसके बीच में इतने सारे ग्रुप आ रहे हैं तो इनका ये ज्यादा फॉलो होता है। फिर आपको स्पेशल 11th का ध्यान रखना है और 3rd और 12th का रखना है। ये आपको स्पेशल केस में ध्यान रखना ही है। उसके बाद में मैक्सिमम इन डी सीरीज में ग्रुप में इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्रोमियम का, मोलिब्डेनम का और टंगस्टन का। और इनमें भी टंगस्टन का जो डब्ल्यू दे रखा होता है, जो आपका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो आपके बल्ब वगैरह इनमें बनाने के लिए टंगस्टन ही यूज लिया जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं।
ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके जैसे करके यहाँ n-1 और ns ये आपके दे रखे हैं, ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, इनमें एनर्जी गैप कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का आपस में ट्रांजिशन हो जाता है, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैग्नी जो आपका Mn दे रखा है, ये मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आपका जो स्कैंडियम दे रखा होता है, जो +3 में दे रखा होता है, तो आर्गन के बाद आता है तो 3d1 4s2, तो ये आपका ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो +3 में क्या होता है, ये स्टेबल होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। आपको और क्या ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अपन जैसे करके अपन ने पढ़ा था कर्मो वाला, अगर अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो उतनी रहेगी +6, पर नीचे की तरफ इनकी स्टेबिलिटी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, ये +6 में होता है, ये भी +6 में होता है, तो मोस्ट स्टेबल कौन से हो गए आपके, मोलिब्डेनम और टंगस्टन हो गया। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है, आपका सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, टंगस्टन। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपके कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, ये हो गया। क्रोमियम एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये मोर स्टेबल होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट आर स्टेबिलिटी विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, जैसे करके आपके डी ब्लॉक एलिमेंट दे रखे हैं, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ में क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे करके आपको दे रखा है Mn2 Mn3, ये दे रखा है आपको MnF2, ये आपको यहाँ तक दे रखा है, फिर इसके बाद में नहीं दे रखा है, यहाँ स्टेरिक वाला कोई एक फैक्टर आता है, उसकी वजह से आपकी ये वाले कंपाउंड नहीं बनते हैं, स्टेरिक फैक्टर की वजह से, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी वजह से इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, यहीं तक होता है MnF4 तक। उसके बाद में ऑक्सीजन भी आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके साथ में आपके कॉम्प्लेक्स आसानी से बन जाते हैं, Mn2 7 Mn3O4, ऐसे करके ये आपके कॉम्प्लेक्स आसानी से बन जाते हैं। आपको एक्सेप्शन में ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना दोस्तों, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से किन किन का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं, विच ऑफ द नॉट करेक्ट, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी देखनी है तो ड्यू टू साइज के अकॉर्डिंग देखनी है, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखनी है, ड्यू टू हाई चार्ज रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग देखनी है। कलर ऑफ एक्वा साइंस D10, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कुछ पॉइंट दे रखे D0 D10, ये आपके क्या होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं ड्यू टू एब्सेंट DD ट्रांजिशन। आपका जो कलर आता है वो किस वजह से आता है, जैसे करके ये आपका d ऑर्बिटल होता है, ये आपका क्या होता है, d ऑर्बिटल, है ना, ये क्या करता है, एनर्जी ग्रेड करके T2g और Eg में टूट जाता है, ये आपके ऑर्बिटल बनते हैं Eg, ये आपके क्या बनते हैं, T2g। अब इनके बीच में जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं डेल्टा नॉट। ठीक है ना, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन T2g, इसको बोलते हैं अपन Eg। ठीक है ना दोस्तों, अब होता क्या है, ये आपका क्या हो गया, d ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो होता क्या है कि जैसे करके यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, डी डी ट्रांजिशन हो सकता है, डी डी ट्रांजिशन होने की वजह से ही आपका कलर शो होता है। D0 और D10 ये आपके कलरलेस होते हैं, कलरलेस इस वजह से होते हैं, जब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब डी डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो कैसे कलर शो कर सकते हैं। D10 हो जाएगा तो पूरे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तो वहां भी पॉसिबल नहीं है। इससे अपन आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स ऑफ डेवलप, अब आपके जो ऑक्साइड्स दे रखे होते हैं वो भी यहाँ समझ सकते हैं कि क्या क्या दे हो सकता है। और एमो टाइप्स ऑफ आयनिक नेचर, ये आपके आयनिक नेचर होते हैं,
जो ऑक्साइड स्कैंडियम ओ ये वाला ऑक्साइड एडजस्ट नहीं करता है, ये लिखा है डू नॉट एडजस्ट। आर्सेनिक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो आपका एसिडिक नेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको ये नेचर दे रखा है +2 से +1 से +2 3, ये आपके क्या शो करेंगे, बेसिक शो करेंगे। +4 वाला क्या हो जाएगा, आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा। और जो +5 से +8 तक ये आपके एसिडिक हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। ये इस वाली एज ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाली लाइन में ये आपको बताया गया है। और ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। और बाकी तो थ्योरी आपको एनसीईआरटी से एक बार रीड करना ही होगा। ठीक है ना बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके आपको ये दे रखा है Cr2O3 एंड ZnO आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये आपके क्या होते हैं, एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करते हैं। V2O5 मेनली एसिडिक बट आल्सो शो एम्फोटेरिक नेचर। जो V2O5 है ये वैसे तो आपके एसिडिक होता है बट यह एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है। जैसे V2O5 एसिड की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह बिहेव करता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। V2O5 है वो आपका क्या होता है, एक एम्फोटेरिक स्पीशीज होती है। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यहाँ से रिएक्शन भी पूछी गई है और कलर भी पूछा गया है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट होता है तो उसके लिए आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ये आपकी ये MnO4 नेगेटिव होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है यहाँ इस वाली कंडीशन में। ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं MnO4 नेगेटिव और MnO2 का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से आपको कलर का भी ध्यान रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर बनाता है। तो जैसे करके MnO4 नेगेटिव डार्क ग्रीन कलर का होता है, MnO4 नेगेटिव आपका डार्क पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का होता है और MnO2 आपका ब्राउन कलर का होता है। ये आपको एज इट इज पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, इससे अपन आगे बढ़ते हैं। ये इनकी प्रिपरेशन वाली रिएक्शन दे रखी है। इनको बनाने के लिए अपन KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने के बाद में आपका KMnO4 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये आपकी कुछ रिएक्शन दे रखी हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है और समझने के बाद में आपको ये 1 से 2 बार ट्राई करनी है और इसके 1 से 2 PYQ देखने हैं। इस वीडियो के बाद में आपको PYQ भी मिल जाएंगे, तो सारी चीज वहां आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा जब तक आप प्रैक्टिस करें। हाँ, ये आपको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। अब इनमें आपको कंपेयर भी पूछ सकता है या इनकी स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी चीज आपसे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे करके आपको दे रखा है क्रोमेटाइन दे रखा है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी क्रोमेटाइन की। ये डाइक्रोमेटाइन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इनमें क्या है, ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। और CR बॉन्ड लेंथ आर इक्वल हो जाएगी। ये और CR बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों हो रही है, ये वाली बॉन्ड लेंथ क्यों इक्वल हो रही है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस के कारण कभी इस पे आ जाएगा कभी इस पे, तो ये चारों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें पी पाई बॉन्ड डी पाई बॉन्ड का निर्माण होता है कौन से वाले का, पी पाई और डी पाई। ठीक है ना दोस्तों। और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसकी ये कौन सी स्पीसीज है, डायामैग्नेटिक। तो ये आपको पॉइंट 5 और 6 याद रखनी है। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही करके इसमें भी सारी चीज दे रखी है। इसमें भी पी पाई बॉन्ड डी पाई बॉन्ड का निर्माण होगा और बॉन्ड लेंथ यहाँ नॉट इक्वल होगी। यहाँ ध्यान रखना है, जो क्रोमियम है जो डाइक्रोमेट आयन है इसमें CR क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम वाली बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल होगी। ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद में टर्मिनल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। जैसे करके आपको ये दे रखा है टर्मिनल बॉन्ड लेंथ, ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ। ये ब्रिजिंग वाली बॉन्ड लेंथ है, ये टर्मिनल वाले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ये क्रोमियम और ऑक्सीजन वाले ये बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल होगी, क्या होगी,
आपकी नॉट इक्वल होगी, ठीक है ना दोस्तों? और ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही रहेगी और दोनों स्पीशीज़ क्या होती हैं? डायामैग्नेटिक होती हैं। क्या होती हैं? डायामैग्नेटिक। दोनों स्पीशीज़ क्या होंगी? डायामैग्नेटिक होंगी। इस चीज़ को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पे आपका डी एंड एफ लॉक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन पी-वाई-क्यू करेंगे। इस वीडियो में जो ट्रिक्स आपने समझी है उसको एक A/4 पर लिख लेंगे। उसके बाद 2 से 3 बार आप लिख के ट्राई करेंगे और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और जेड इफेक्टिव है और उसके बाद में जो आपको साइज़ का ऑर्डर दे रखा है वो और एक मेल्टिंग पॉइंट। जो एमपी दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें। थैंक यू दोस्तों।